हेलो चैम्प्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स पेपर 2024 का पेपर एनालिसिस। इससे लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स 2024 में जो पेपर आया था उसकी डिटेल से डिस्कशन किया ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। एंड हमने ये समझा कि क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने क्या सोर्सेज आपको अपने वीडियोस में दिए हैं, जिसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अपने एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन बी ऑफ आवर एग्जाम। ठीक है, हमारे पेपर का सेक्शन बी जो है वो कंसिस्ट करता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें वन बाय वन, इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे चूज करना है कि इन चारों में से क्या करेक्ट ऑप्शन है। पहला असर्शन क्या है? द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव। क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है? ये स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज लाइसेंस राज ने प्रिवेंट करा किनको, प्राइवेट फर्म्स को, कि वो कॉम्पिटिटिवली एंगेज हो पाए। बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट में हमें क्या चाहिए था? परमिट लाइसेंस राज का जो सिस्टम था उसमें अगर आपको एक्सपेंड भी करनी है अपनी इंडस्ट्री तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और इसके अंदर एक रेड टेपिज्म का कंसेप्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता था, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। ठीक है, तो हमारा असर्शन तो ठीक है। अब हमें देखना है क्या रीज़न ठीक है। तो रीज़न क्या है? प्राइवेट सेक्टर wasted huge amounts in obtaining licenses rather than improving the product quality and international competitiveness। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब हमें देखना है क्या असर्शन का रीज़न जो है वो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने परमिट लाइसेंस राज के सिस्टम की बात करी है और कैसे प्राइवेट फर्म्स जो है कॉम्पिटिटिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और उसका रीज़न नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पे ह्यूज कॉस्ट अमाउंट देना पड़ता था लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो ये रीज़न इसका असर्शन का करेक्ट है, इसलिए हम स्टेटमेंट 1 को करेक्ट करेंगे यहाँ पे। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द डिकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्रीज। यानी 1970s के अंदर पाकिस्तान ने कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आपके क्योंकि हम इसको नॉर्मल बुक्स के अंदर इतना नहीं ध्यान से पढ़ते, बट अगर आपको जनरल थोड़ी सी अवेयरनेस है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। देखिए, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान ने नेशनलाइज किया। इसी टाइम पे कुछ इंडिया ने भी अपना 1967 के अराउंड अपने सेकंड या थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडिया ने भी अपना नेशनलाइजेशन किया था काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स जो है ये एक प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान ने भी फॉलो किया। तो कैपिटल गुड्स होते क्या है? मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैवी मशीनरी, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ आयरन एंड स्टील, पावर जनरेशन एटसेट्रा। जहाँ पे भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात होगी या कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, तो हम उसको कहेंगे कैपिटल गुड। तो इसका आंसर होगा कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है। सेकेंड 20th क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ वो डेवलप हुआ था। ठीक है, कॉलोनियल रूल के अंदर। तो यह क्या स्टेटमेंट ठीक है? यस। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही रेलवे को, पोस्ट को और टेलीग्राफ को हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। स्टेटमेंट 2 है, द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बिकॉज कोई कॉलोनियल रूल में उनका बेसिक पर्पस था एक्सप्लॉयटेशन। उनको हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना था जो कि ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ को इम्प्रूव किया ताकि वो अपने रॉ मटेरियल्स का ईजिली सप्लाई कर सके और अपनी बेसिक इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में डेवलप करनी है उसको ईजिली ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो उसके ईजी एक्सेस के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें डेवलप की थी। तो यस, उनका बेसिक मकसद यही था कि वो अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, रियल मोटिव उनका था कि उनको फुलफिल कर पाए। तो यस, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे इनकरेक्ट क्या है। देखिए, ये बहुत इजीली सॉल्व होगा, आपको खाली देखना है कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए, पहला लिखा है असेंबलेज, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। तो ये तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए पहले असेंबल होगा, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर पैकेजिंग करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग के बाद प्रोसेसिंग, और स्टोरेज ज़रूरी नहीं कि स्टोरेज हर कोई करे, वो सीधा प्रोसेसिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग कर सकता है और ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। डी पार्ट है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी करेक्ट है। देखिए, बी पार्ट में क्या है, प्रोडक्शन है, असेंबलिंग है और प्रोसेसिंग है। ठीक है,
ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग कैसे कर दोगे आप? पहले तो पैकेज करना पड़ेगा ना, पहला पैकेजिंग, इसके पहले का स्टेप पैकेजिंग होगा, क्योंकि ग्रेडिंग करने के लिए पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये पैकेजिंग यहाँ पे जो है स्टेप जो है मिसिंग है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के भी। ठीक है, 22nd क्वेश्चन क्या करता है कि इसमें हमें असर्शन और रीजनिंग वाला अगेन क्वेश्चन आया। देखिए असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम टू अवॉइड यूनिलेटरली प्लेस्ड आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन बाय द मेंबर नेशन। क्या ये इसका पर्पस है, बेसिक पर्पस? यस, WTO का बेसिक पर्पस यही है कि वो एक रूल बेस्ड रिजीम बनाना चाहता है, ट्रेडिंग रिजीम, जहाँ पे ईच एंड एवरी कंट्री इजीली ट्रेड कर पाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। कोई टैरिफ, कोई कोटा ज़्यादा कंट्री ना इस्टेब्लिश करे, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए ही उसका बेसिक पर्पस यही है। ठीक है, रीजन क्या कहता है? इट इज इम्पेरेटिव टू एनलार्ज वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए स्टेटमेंट, देखिए सुनने में ही ट्रू लग रही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या करना चाहता है? इम्पेरेटिव करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन को, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहता है रिसोर्सेज का और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये बहुत ज़्यादा ट्रू स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जनरली जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है वो ट्रू होती है, तो यहाँ पे ये रीजन हमारा ट्रू होगा। और बेसिकली ये WTO का एक पर्पस, बेसिक पर्पस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट है। तो इसीलिए, और अगर हम ऑप्शन देखें तो बोथ एजम्पशन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए अगेन एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे असर्शन है कि चाइना हैज यूज्ड द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स सिटीजंस। क्या चाइना ने ऐसा किया था? यस, उसने मार्केट इकोनॉमी को इस तरीके से डेवलप किया जिससे उसकी सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनके सिटीजन्स के लिए। देखिए इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि हमारी मार्केट सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, और मार्केट सिस्टम इससे जो, देखिए किसी भी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए उसकी इकोनॉमी बेहतरीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का पैसा होगा तो वो अपनी सोशल कंडीशन को इजीली इंप्रूव कर सकता है। चाइना ने उसी पे फोकस किया, उसने अपनी मार्केट मैकेनिज्म को इसलिए क्रिएट किया जिससे उसकी सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उसको हेल्प करें, ठीक है, उसको सपोर्ट करें। और इसका रीजन क्या है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन चाइना। तो चाइना गवर्नमेंट ने जो अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्या हुआ, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रीजन जो है एक करेक्ट है, और ये इसका असर्शन जो है रीजन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस करी। चाइना यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो मार्केट मैकेनिज्म और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग, तो ये दोनों मैच तो कर नहीं रहे, यानी रीजन जो है करेक्ट नहीं है असर्शन के साथ। बिकॉज अगर मार्केट मैकेनिज्म की बात हो रही है तो यहाँ पे भी मार्केट मैकेनिज्म की बात होनी चाहिए थी, तभी तो रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम रीजन ऑब्वियसली करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, 24th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, और इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताना है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केट। यानी एग्रीकल्चर मार्केट का क्या ऐसा, इसमें से क्या है जो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट इफेक्टिव फॉर फार्मर्स टू गेट बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी ऐसा होगा कि हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंप्रूव करने के लिए उसको डिस्करेज करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम नेगेटिव मानेंगे। थर्ड है टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। यस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। ठीक है, और टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोड्यूस। देखिए ये भी एक नेगेटिव है कि यार इंप्रूव तो करेगा ही ना, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव करेगा तभी तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और एग्रीकल्चर मार्केट अच्छे से डेवलप होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये आप, अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना एग्रीकल्चर मार्केट की, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट हमारा सेकंड है, फोर्थ है, यानी हमारी डी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ है 25th है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर्स डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। देखिए इंडिया के तो हम अंदर हमें पता है कि 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे, इंडिया में 1988 गलत है, और सेकंड डी स्टेटमेंट भी गलत है। हमारे पास बचे बी और सी। अब हमें बताना है पाकिस्तान में कब हुआ था। देखिए पाकिस्तान में 1988 में हुआ था, बेसिकली 1978 में नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आपको इसकी जर्नल स्टैंडिंग है तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। देखिए
आप इस तरीके से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज 1991 में इंडिया में आए तो 2 या 3 साल पहले ही पाकिस्तान में होगा, ज़्यादा टाइम गैप नहीं रहता इंडिया और पाकिस्तान में। तो 1988 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 26 है, पहला स्टेटमेंट है, एज पर द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक टू वर्क आर नॉट वर्किंग, यानी वो काम करना चाहते हैं बट वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, बट आर सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, यानी उनको वर्क चाहिए, ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रहे बिकॉज मिला नहीं है। दे एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस अवेलेबिलिटी टू वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड रेम्यूनरेशन। देखिए जनरली जो इतने बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो जनरली ट्रू होते हैं, और आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि यार अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिकली पर्पस तो यही है ना कि उनको अवेलेबल है वर्क के लिए, विलिंग भी हैं, ठीक है, बट लैक है, वर्क नहीं है उनके पास, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली इज अ मैसिव प्रॉब्लम इन अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया। ये भी ट्रू है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वही एम्प्लॉयमेंट होता है कि मान लीजिए एक फील्ड पे हमें रिक्वायरमेंट है 2 बंदों की, लेकिन यहाँ पे काम कर रहे हैं 4 बंदे, हमें चाहिए सिर्फ 2, यहाँ पे कर रहे हैं 4, यानी 2 जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही इनकी, ठीक है, बट यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये एक डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट हमें यहाँ पे देखना है कि हाँ यहाँ पे वो वाला असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, हमें यहाँ पे बस बताना है कि ठीक है नहीं, तो यार बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। G20 एक न्यूज़ का करंट का टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने G20 मेंबर्स का चार्ट बनाया, देखिए G20 याद करने के लिए बहुत ईजी है, आपको पहले G7 कंट्रीज़ को याद करना पड़ेगा, पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, ठीक है, उसके बाद G8 में एक कंट्री ऐड हो जाएगी, दैट इज रशिया, ठीक है, एंड G20 के अंदर बाकी की जो जितनी कंट्रीज है बची वो, यानी ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सारी G20 का पार्ट है। बट अगर हम इस तरीके से इसको याद करेंगे, लर्न करेंगे तो हमें ईजिली हो जाएगा। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। अगर हम इस तरीके से याद करें तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्रीज G20 का पार्ट है। हमें पूछा गया है कौन सी कंट्री नहीं है, देखिए तो ऑप्शन में ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, अर्जेंटीना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का पार्ट हमेशा से रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब आपको, और अर्जेंटीना भी हो सकता है ट्रू, क्योंकि ये मैक्सिकन कंट्रीज़ के पास है, यानी साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो ये भी हो सकता है ट्रू। देखिए जो आपको डाउट होगा वो होगा ब्राज़ील और बांग्लादेश में, लेकिन ब्राज़ील भी एक डेवलप्ड कंट्री का कैटेगरी में आता है, तो इस वजह से हम बांग्लादेश को ही कंसिडर करेंगे। अगर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग भी के थ्रू भी जाते तो अभी आप इसको करेक्ट कर देते, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमने MCQs को सॉल्व कर लिया, अब हम जाते हैं थ्योरी क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड लॉपसाइडेड मूवमेंट्स। क्या ऐसा ट्रू है कि कॉलोनियल टाइम्स के अंदर ऑक्यूपेशनल सेक्टर जो है लॉपसाइडेड था, यानी कुछ सेक्टर इंप्रूव कर रहे थे, कुछ सेक्टर कुछ जगह पे इंप्रूव नहीं कर रहे थे, और हमें इसके साथ एग्री करना है, और हमें क्या एग्री करते हैं वो बताना है क्या ये स्टेटमेंट के साथ, और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए मैंने इसका आंसर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि येस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड शोड लॉपसाइडेड मूवमेंट। ये डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन उठाए इन्होंने, अगर आप NCERT अच्छे से पढ़िए ना तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसा क्या हुआ था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से कि पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी जो है, बॉम्बे और बंगाल जो है ना, वो उन्होंने डिक्लाइन किया था डिपेंडेंस ऑन द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी वो मूव कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे एरियाज में लाइक राजस्थान और पंजाब और उड़ीसा के अंदर लोग अभी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा मूव कर रहे थे एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो ये शो करता है कि लॉपसाइड मूवमेंट है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एलॉबरेट द रीजन ओइंग टू विच द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956। यानी अगर आपने इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी पढ़ी है 1956 की, तो उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से, क्या रीजन से जिनको रेगुलेट किया जा रहा था। देखिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू आप 3 मार्क्स इजीली, ठीक है, अचीव कर सकते हैं। देखिए बी का यहाँ पे लिखा है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 रेगुलेटेड द प्राइवेट सेक्टर थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। जैसे हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस का सिस्टम था उस टाइम पे, तो सिस्टम ऑफ लाइसेंस के थ्रू उनको रेगुलेट किया जाता था। दिस पॉलिसी एम्ड एट अचीविंग रीजनल इक्वालिटी। इनका बेसिक पर्पस यह था कि रीजनल इक्वालिटी को अचीव करे। द गवर्नमेंट मेड इट relatively easier to obtain an industrial license for industrial units to be established in economically backward areas, ठीक है। तो उनको बेसिकली उनका पर्पस क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंस को इंट्रोड्यूस करने का, कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इक्वालिटी का प्रिंसिपल को फॉलो करे, कि अगर मान लीजिए कोई बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे कोई फर्म नहीं है, तो वहाँ पे भी जाके वो
अपना फर्म इस्टेब्लिश करे, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। बट अगर कोई सिटी एरिया है वहाँ पे लाइसेंस इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वो चाहते थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इक्वल ट्रांसफर करना हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो मोर ओवर टू एंश्योर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, लाइसेंसेज वर नीडेड फॉर एक्सपेंडिंग डाइवर्सिफाइंग आउटपुट बाय एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठा के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बेसिकली डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज स्ट्रेस्ड अ लॉट इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स, यानी सर्विस के दौरान ही ट्रेनिंग होती रही टीचर्स की, तो क्या वो एक पर्पस है इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, अब क्वेश्चन को हमें आइडेंटिफाई करना और सॉल्व करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिकेटेड इन द एफोरसेड मेंशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट है, एलोबरेट द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ दिस सोर्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैंने देखिए बताया है, बेसिकली ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑन इन सर्विस हो गया ना ट्रेनिंग, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये हमने अपने ह्यूमन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ह्यूमन पॉवर्टी वाले, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और ये सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें पूछा है कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखिए बेसिकली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है, बिकॉज ये एक इंटीग्रल पार्ट है वर्क एनवायरनमेंट का इन द रिसेंट टाइम्स, क्योंकि ये एनहेंस करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई पर्सन ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो उसका इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा, बिकॉज वो काम के साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा है और उसको अपने डेली वर्क में इंक्लूड भी कर रहा है, तो उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज होगी। ये अनेबल करेगा एम्प्लॉयज़ को टू डेवलप स्किल्स एंड अडॉप्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट मोर प्रोडक्टिवली लेंडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पस है, ओके। तो पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 30th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, पहला स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इंडिकेटेड दैट इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स में देखा जाए तो इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? और इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत करंट की नॉलेज है तो आप बेसिकली इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना इन द 1970s। क्या 1970s के टाइम पे जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी तो उसके क्या लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज थे? तो हमें बेसिकली इस वाले पार्ट जो क्वेश्चन का इसको एक्सप्लेन करना है, ना कि इस वाले पूरे पार्ट को, बिकॉज ये खाली एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक जनरल सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज हमें ये ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। बेसिकली चाइना की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए आई थिंक मैंने इसको डिस्कस, हाँ ठीक है। 30th का पहला स्टेटमेंट है कि इन द लेट 1970s ओइंग टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक कंसर्न्स चाइना अडॉप्टेड द वन चाइल्ड नॉर्म। चाइना ने अडॉप्ट किया था वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म बेसिकली बिकॉज उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर रही थी और उसको अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, अपने रिसोर्सेज को बचाना था। इस वजह से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। तो इस पॉलिसी ने लेड किया शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज हुआ। इन एडिशन टू दिस द सेक्स रेशियो डिक्लाइंड, ठीक है, जो सेक्स रेशियो था उसको डिक्लाइन किया। फर्दर मोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म लेड टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल इन द पोर्शन टू यंग पीपल। बेसिकली अगर यंग पीपल बॉर्न नहीं होंगे तो बेसिकली जो हमारे एल्डरली पीपल है उनकी पॉपुलेशन जल्दी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। इस तरीके से कह सकते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से चार्ट बन सकता है, यानी बॉर्न जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, बट आगे जाते जाते जो एल्डरली हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस लेवल पे पॉपुलेशन कम है, यानी बॉर्न यंग पीपल की पॉपुलेशन कम है और एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो बेसिकली ये चीज़ क्रिएट हो गई थी वन चाइल्ड पॉलिसी, ये कॉन्सिक्वेंस। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, ऑन द इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो आपको पता ही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स रिबेट मिलता है बहुत बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू, और वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज इजीली सेटअप करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। वो एक जोन है, एक हब है, ठीक है। तो इन चाइना में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? तो इसने सब्सटेंशियल इंक्रीज किया इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इंक्रीज हुआ इकोनॉमी में, इनका मैसिव इन्फ्लो हुआ फॉरेन कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का चाइना में, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द चाइना, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली समझ आया होगा। 31st क्वेश्चन है,
कि स्टेट द एलोबरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद द वैलिड स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है और अपना वैलिड स्टेटमेंट भी देना है। यहाँ पे लिखा है इन द रिसेंट पास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन क्रूशियल स्टेप लाइक जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट पढ़ने में तो ट्रू है, ठीक है, बिकॉज जन धन योजना से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा, ये बेसिक पर्पस है उसका, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या ये क्यों ऐसा है, ठीक है, बिकॉज द स्कीम हैव प्रमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट्स एंड, ठीक है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। The formal banking system has been benefited by the mobilization of substantial amount under this योजना। ओके, सो इस स्टेटमेंट में बेनिफिशियल बेसिकली बताया गया है कि क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरीके से उसने इंप्रूवमेंट किया, ठीक है, इस अकाउंट ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और हमने इसका रीज़न भी दे दिया। सेकंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द नेशन, ठीक है। तो ये भी बताता है कि अगर वर्कर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन की बेसिकली साथ साथ चल रहे हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी है एक तरीके से, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है इनके बीच में तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लग रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज अ यूजफुल इन नोइंग द proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country, ठीक है। तो बेसिकली वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का पर्पस क्या है? वो proportion of population दिखाता है जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इफ द रेशियो इज हायर इट मीन्स दैट द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड एंड वाइस वर्सा। अगर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा होगी तो इंडिकेट करता है कि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और अगर कम होगा तो ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट है, अगर हमें ये दोनों अटेम्प्ट करने तो हम ये दोनों करेंगे, अदरवाइज हम ये दोनों करेंगे। ये 3 और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एलोबरेट द नीड टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। क्या नीड है वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने की इंडिया में, ठीक है। तो इसका बेसिक ये देखिए जनरल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वुमेन को एजुकेशन प्रमोट करने का बेसिक पर्पस है वुमेन को एम्पावर करना, ठीक है, और वो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 50% पॉपुलेशन है, 50% पॉपुलेशन है वुमेन्स की। अगर वुमेन्स डाउन ट्रॉडन रहेंगी, ठीक है, उनको बेसिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो क्या हमारी कंट्री फुल एफिशिएंट पर्पज से कर पाएगी? परफॉर्म नहीं कर पाएगी ना। इस वजह से उनको प्रमोट करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इट इम्पेरेटिव सोशल प्रोग्रेस एंड जेंडर इक्वालिटी। एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बाय एंटरिंग द वर्कफोर्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है, अबाउट देयर लाइफ्स। Moreover, educating women makes a favorable impact on the fertility rate, health care of women, children. Hence, investing in women's education uplifts communities and drives sustainable development. देखिए पूरा होलिस्टिक आंसर देना है आपको हर एक पॉइंट कवर करना है। अगर आपने हर एक पॉइंट कवर नहीं किया, अब इससे बड़ा भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको और अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पेज लाइनों में, ठीक है, हाफ पेज हम यूज़ कर सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन द नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एक तो एग्रो प्रोसेसिंग हो गई कि जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमें नॉन एग्रो प्रोसेसिंग बताना है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो वो हो सकता है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपके पास कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। 32 स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेट एनी 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेस्ड बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पे कुछ ऐसे 2 हमें चीज़ें बतानी, प्रॉब्लम्स जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है? पहला तो हो सकता है इनिशियल ईयर में ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए क्या हो सकता है? पहला तो ईल्ड जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो रिलेटिवली कम होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडुकेट है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आपके हिसाब से अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। 32 का बी है इन द करंट सिचुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन द नेशन लाइक इंडिया। इसको जस्टिफाई करना है किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले करती है फॉर द फूड सिक्योरिटी, कैसे, ठीक है। इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल एज गवर्नमेंट प्रिडिक्ट कर सकती है वो एरियाज को जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है, जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है उन एरियाज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वनरेबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक है, जो हेल्प करेगा डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और उसके एप्लीकेशन प्राइसेस पे, वेदर और सोशल कंडीशंस पे। मान लीजिए हमारे पास कोई अच्छा रेडार सिस्टम है, एक आईटी टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप कर दिए, हम वेदर पैटर्न को एस्टेब्लिश कर पाए, तो हम पता कर सकते हैं ना कि किस एरिया में बारिश कम हुई। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और सॉइल की कंडीशंस को भी पता कर सकते हैं कि इस एरिया में ये क्रॉप अच्छे से उगेगी, इसकी प्रोडक्शन कैसी रहेगी, वो सब चीज़ें। तो
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इन आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। हैंस IT प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी इन अ नेशन लाइक इंडिया, ठीक है। ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। अब 33 क्वेश्चन है, 33 का पहला क्वेश्चन है कि अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। लिबरलाइजेशन मेजर बहुत एक्सट्रीमली क्रूशियल थे, इसके हमें इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट या सपोर्ट करना है एक वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैंने डिस्कस किया है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड एज द लिबरलाइजेशन मेजर्स कर्टेल मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। लिबरलाइजेशन ने रिस्ट्रिक्शंस को जो कर्टेल किया, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो एबॉलिश हुई, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज जो कि एटॉमिक पावर, ठीक है, न्यूक्लियर और रेलवे। Many goods produced by the small scale industries were reserved. In most of the industries, markets have been allowed to determine the prices independently. ठीक है, this was necessitated by slow industrial growth rate under the pre-reform period. ठीक है, जो प्री इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में स्लो ग्रोथ रेट था उसको इसने बढ़ा दिया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि लिबरलाइजेशन मेजर्स ने गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में एक्सट्रीमली क्रूशियल था, ठीक है, हमें इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टिल द 1990s। ऐसा क्यों कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बाद भी, ठीक है, टिल 1990s तक ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी 1990s तक 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी। ऐसा क्यों, इसको हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट Green Revolution did not make much impact on the occupational structure of the country because 65% इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रही थी इन लाइवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर वर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज उस टाइम पे इतने अच्छे से डेवलपमेंट हुआ नहीं था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। दैट्स वाई उस टाइम तक भी 65% ऑफ पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन दैट सेक्टर। एंड अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो आप ये बेसिकली बी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इन विच सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। यानी हमें बताना है कि फार्म सब्सिडीज ट्रू सही हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें बताना है कि जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को विद वैलिड आर्गूमेंट इन ईच फेवर एंड अगेंस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ फार्म सब्सिडीज। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए बेसिक करना है। फार्म सब्सिडीज होती क्या है पहले वो बता दो थोड़ा सा, ठीक है। लिख दो कि फार्म सब्सिडीज आर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स to obtain fertilizers and pesticides at a rate lower than the market price, ठीक है, वो हो गया। अब हमें बताना है इसकी पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव क्या है कि इजीली जो डाउन ट्रोडन है उनको इजीली पैसा डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है जिसके थ्रू वो फार्म सर्विसेज को, ठीक है, परचेज कर सकते हैं, और जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है उनके लिए हेल्प हो सकती है, ठीक है, और वुमेंस को हेल्प हो सकती है बेसिकली, क्योंकि वुमेंस को देखा गया है कि डाउन ट्रोन उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो इससे हेल्प हुई। इसके नेगेटिव क्या है, एक बर्डन है ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर, बिकॉज गवर्नमेंट को अपना ज़्यादातर पैसा इसमें देना पड़ता है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि लेस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज जनरेट करता है। यहाँ पे कंपटीशन की भावना नहीं आ पाती क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं उनको उन सब्सिडीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो कह सकते हैं कि जो सब्सिडीज़ हैं फार्म सब्सिडीज़ उनके बारे में हमें जस्टिफाई करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने जो फार्म सब्सिडीज़ का को पढ़ा होगा उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमने इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे इक्विटी और ग्रोथ दोनों को ही एज ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है कि इक्विटी का पर्पस है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन इक्विटी हो, और ग्रोथ जो है सब इक्विटी मतलब इक्वल सबके साथ हो। ऐसा नहीं कि अगर एक सेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और दूसरा सेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे है, दोनों सेक्शन साथ साथ ग्रो करें, उसका पर्पस होता है इक्विटी का, ठीक है। तो ग्रोथ हो तो बट इक्वल हो सबके लिए इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमें छोटा सा एक्सप्लेन करना है इसमें 2 मार्क्स में, ठीक है। और 34th क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी। इसको आप आई थिंक आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बेसिकली इस क्वेश्चन को पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये चीज़ है, मैंने आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितना लिखना है, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको, ठीक है। एंड वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।